हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी कवर। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एंटीबायोटिक्स क्या होती है और एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या अंतर होता है, उसे हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर एंटीबायोटिक्स होती क्या है। इस एंटीबायोटिक्स का नाम इतना हम लोग सुन रहे हैं, आखिर इसका यूज कितना है हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए, तो आप आज अध्ययन करेंगे। उससे आपको पता चलेगा कि एंटीबायोटिक्स का हमारे लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स आखिर होती क्या है। तो एंटीबायोटिक्स एक प्रकार की ड्रग्स है, जिसे आप केमिकल्स भी बोल सकते हैं या मेडिसिन भी बोल सकते हैं, जिसका यूज हम माइक्रोब्स के ग्रोथ को रिटार्ड करने या उसे मारने के लिए यूज करते हैं। तो आखिर ये एंटीबायोटिक्स बनती कैसे है या इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। तो जो एंटीबायोटिक्स है, इसका प्रोडक्शन होता है माइक्रोब्स के ही थ्रू। एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन होता है एंड दूसरे माइक्रोब्स को मारने के लिए या उसके ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए। तो इस प्रकार से एंटीबायोटिक्स के बारे में हमने आपको बताया। फिर हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया। तो एंटीबायोटिक्स को सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई नामक बैक्टीरिया पे। तो वो एक्सपेरिमेंट करके, रात में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट करके वो घर चले गए। फिर जब घर से आए तो उन्हें जिस कल्चर प्लेट पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस कल्चर प्लेट को उन्होंने धोया नहीं था। फिर उस कल्चर प्लेट पे लगे एक्सपेरिमेंट करने। तो उन्होंने स्टेफाइलोकोकाई को जब उस कल्चर प्लेट पे ग्रो कराया तो वो ग्रो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे कुछ केमिकल सीक्रेट हो गया था। उस केमिकल्स का नाम है पेनिसिलिन। तो उन्होंने उस पर अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि उस कल्चर प्लेट पे, जो अनवाश्ड कल्चर प्लेट था जिसे उन्होंने धोया नहीं था, उस अनवाश्ड कल्चर प्लेट पे कोई फंगस ग्रो कर गया है, जिसे हम पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस के नाम से जानते हैं। ये फंगस एक केमिकल सीक्रेट करता है जिसका नाम है पेनिसिलिन। उस पेनिसिलिन की वजह से वहाँ पे स्टेफाइलोकोकाई जो बैक्टीरिया के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस पर ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो इस प्रकार से उन्होंने पेनिसिलिन नामक फर्स्ट एंटीबायोटिक्स की खोज की। और जैसे ही पेनिसिलिन ह्यूमन इस वर्ल्ड में खोज हुआ, उसकी बाद से एंटीबायोटिक्स की लाइन लग गई। एंटीबायोटिक्स पे हमारा इतना डिपेंड है हम लोग का ह्यूमन वेलफेयर कि आप बिना एंटीबायोटिक्स की किसी भी वर्ल्ड का इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का इतना इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी बीमारी में देखेंगे, उस बीमारी को अगर सही तरीके से ठीक करना है तो ज़रूर आपको साइड में पूरी उस जो बीमारी है उसकी तो मेडिसिन दी जाती है, प्लस अलग से आपको साइड से आपको कोई ना कोई एंटीबायोटिक की मेडिसिन चलाई जाती है। ये इसीलिए चलाई जाती है ताकि जो वो बीमारी है आपको कंप्लीटली क्योर हो सके, उस बीमारी से आप कंप्लीटली क्योर पा सकें। अब हम एंटीबायोटिक्स के बारे में देखेंगे कि जब एंटीबायोटिक्स को आप एंटी प्लस बायोटिक्स ये मिलकर बना है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, किसी के विरोध में या किसी के मतलब अगेंस्ट में, और बायोटिक्स का मतलब होता है लाइफ, मतलब अगेंस्ट दी लाइफ। ये जो हम बोल रहे हैं ये हम डिजीज काजिंग माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स हमारे शरीर में कोई डिजीज कॉज कर रही है, उसके कॉन्टेस्ट में हम बोल रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स मीन्स अगेंस्ट दी लाइफ। ये लाइफ के अगेंस्ट में काम करती है। अगर हमको ह्यूमन के तरफ से बोलना है तो हम बोलेंगे प्रो, मतलब हमारी ये लाइफ पुनः प्रदान करती है। तो हम बोल सकते हैं ह्यूमन के कॉन्टेस्ट में कि ये हमें लाइफ दोबारा से देती है। अब हम देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स की यूज हमारी ह्यूमन कैपेसिटी को या हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में कितना मददगार होता है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी घातक बीमारियां हैं, जैसे कि वूफिंग कफ, काली खांसी, गलघोटू हो गया, आपका लेप्रोसी हो गया, डिप्थेरिया हो गया। इन सब बीमारियों को बचने के लिए, इन सब बीमारियों से बचने के लिए या दूर करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का बहुत प्रचुर मात्रा में यूज किया जाता है। इस प्रकार से एंटीबायोटिक्स जो होती है वो साइडल इफेक्ट भी शो करती है, यानी कि किलिंग इफेक्ट, यानी कि वो माइक्रोब्स को मार देगी, या तो वो स्टैटिक इफेक्ट, या तो उसके ग्रोथ को रोक देगी। इस प्रकार से अगर आप एंटीबायोटिक्स को जब डिवाइड करेंगे तो एंटीबायोटिक्स
टू टाइप में डिवाइड होगी। पहला है बैक्टीरियल साइडल, यानी कि वो बैक्टीरिया को मार देगी, और दूसरा है बैक्टीरियोस्टैटिक्स, यानी कि वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रिटार्ड कर देगी, यानी कि रोक देगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे दोनों में 3-3 एग्जाम्पल है। तो हम चलिए अब एक एक करके एंटीबायोटिक्स के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि आखिर एंटीबायोटिक्स जो है वो टर्म किसने दिया था। टर्म इज गिवन बाय वॉक्समैन। एक साइंटिस्ट थे वॉक्समैन, उन्होंने एंटीबायोटिक्स को टर्म दिया था। वॉक्समैन, यही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस एंटीबायोटिक्स का टर्म दिया था। तो एंटीबायोटिक्स की खोज किसने की, तो डिस्कवरी में हम देखेंगे डिस्कवरी बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने एंटीबायोटिक्स की खोज की थी। अब हम देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स होती क्या है। तो पहले हम देखेंगे एंटी प्लस बायोटिक। इस एंटी का मतलब हो गया अगेंस्ट, और बायोटिक्स का मतलब हो गया लाइफ। ये जो एंटीबायोटिक्स है अगेंस्ट द लाइफ, हम बोल रहे हैं किसके कॉन्टेस्ट में, तो हम बोल रहे हैं इन द कॉन्टेस्ट ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। हमने आपको बताया कि एंटीबायोटिक्स का मतलब हो गया अगेंस्ट द लाइफ। ये हम किस कॉन्टेस्ट में बोल रहे हैं, तो डिजीज काजिंग माइक्रोब्स के कॉन्टेस्ट में बोल रहे हैं। अगर हमें हमारे ह्यूमन के कॉन्टेस्ट में बोल रहा हो, इन द ह्यूमन कॉन्टेस्ट, तो हम बोलेंगे दिस इज प्रो लाइफ, यानी कि ये हमें लाइफ पुनः देती है, यानी कि दोबारा से हमें लाइफ प्रोवाइड करती है, यानी लाइफ पुनः प्रोवाइड कराती है। इस प्रकार से हमने आपको एंटीबायोटिक्स को डिजीज काजिंग माइक्रोब्स के कॉन्टेस्ट में भी बता दिया और ह्यूमन के कॉन्टेस्ट में भी बता दिया। अब हम देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स आखिर प्रोड्यूस कैसे होती है। तो एंटीबायोटिक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स। ये जो एंटीबायोटिक्स होती है वो माइक्रोब से ही प्रोड्यूस होती है एंड किल या रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। हमने बताया आपको कि एंटीबायोटिक्स जो होती है वो माइक्रोब से ही बनाई जाती है एंड किल आर रिटार्ड, या तो उसे मार दिया जाएगा या तो उसके ग्रोथ को रिटार्ड किया जाएगा अनदर डिजीज काजिंग माइक्रोब्स को। अगला पॉइंट जो होगा एंटीबायोटिक्स में, कैन नॉट इमेजिन the world without antibiotics। आप किसी भी वर्ल्ड का इमेजिन नहीं कर सकते हैं बिना एंटीबायोटिक्स के, क्योंकि ह्यूमन लाइफ के लिए एंटीबायोटिक्स इतना इम्पोर्टेंट है। आखिर एंटीबायोटिक्स की खोज कैसे हुई उसके बारे में हम देखेंगे।
तो एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये वर्क कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई पे, वर्क ऑन स्टेफाइलोकोकाई नामक बैक्टीरिया। स्टेफाइलो ये कोकाई आखिर है क्या, तो ये एक बैक्टीरिया है, इसी पे इन्होंने वर्क कर रहे थे ऑन द कल्चर प्लेट। और ये एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करते हुए रात हो गया, तब उन्होंने बिना धोए उस कल्चर प्लेट को अनवाश्ड कल्चर प्लेट को फिर सुबह आके जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि अनवाश्ड कल्चर प्लेट पर उन्होंने पाया कि अब कोई स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रही है। इसका कारण हम समझेंगे ऊपर। स्टेफाइलोकोकाई डू नॉट ग्रो ऑन अनवाश्ड कल्चर प्लेट due to secretion of a chemical penicillin from पेनिसिलिन नोटेटम, जो कि एक फंगस है। उन्होंने देखा कि पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस से कोई केमिकल सीक्रेट हो रहा है जिसका नाम है पेनिसिलिन, जिसकी वजह से वो स्टेफाइलोकोकाई उस अनवाश्ड कल्चर प्लेट पे ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार से सबसे पहले दिस इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स, दिस is first discover antibiotics is known as पेनिसिलिन। सबसे पहले इस प्रकार से एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन की खोज हुई। जैसे ही पेनिसिलिन की खोज हुई, इसके बाद से बहुत सारी many antibiotics is discovered। इस प्रकार से हमने आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में एक और पॉइंट, एंटीबायोटिक्स इज increased human capacity for deadly disease like गलघोटू, diphtheria, whooping cough, एट्सेट्रा। ये जो एंटीबायोटिक्स है आपको बहुत सारी ऐसी डेडली डिजीज हैं जो कि गलघोटू, डिप्थेरिया, वूफिंग कफ नामक बीमारी से आपको बचाती हैं। अब हम देखेंगे एंटीबायोटिक्स जो है
एंटीबायोटिक या तो आपका साइडल इफेक्ट शो करेगा, साइडल मतलब होता है किलिंग, या तो वो उस माइक्रोब्स को मतलब डिजीज काजिंग माइक्रोब्स को या तो मार देगा, या तो स्टैटिक इफेक्ट यानी कि उसके ग्रोथ को रोक देगा, रिटार्ड द ग्रोथ, या तो वो उसके ग्रोथ को रोक देगा या तो उसे मार देगा। इस प्रकार अगर आप देखेंगे एंटीबायोटिक्स को तो दो भागों में बांटा गया है। पहला है बैक्टीरियासाइडल और दूसरा है बैक्टीरियोस्टैटिक्स। बैक्टीरिसाइडल दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है बैक्टीरिसाइडल और दूसरा है बैक्टीरियोस्टैटिक्स। इसमें आपको तीन एग्जाम्पल आते हैं क्वेश्चन में। जो एग्जाम होती है उसमें आपको क्वेश्चन में यही कोई भी चार ठो ऑप्शन ले लेगा और पूछ लेगा इसमें से कौन सा बैक्टीरिसाइडल नहीं है या तो कौन सा बैक्टीरियोस्टैटिक्स नहीं। तो बैक्टीरिसाइडल में आपको याद करने का हम तरीका बता रहे हैं, PAO, ये याद रखिएगा। इसमें 3 एग्जाम्पल आती हैं। पहला है पेनिसिलिन, दूसरा ए से हम बोल सकते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, और तीसरा ओ से हम बोलेंगे ओफ्लॉक्सासिन। ये 3 एग्जाम्पल आपको बैक्टीरियल साइडल यानी कि कीलिंग इफेक्ट शो करती हैं, कीलिंग इफेक्ट। और दूसरा है आपका बैक्टीरियोस्टैटिक्स यानी कि इनविट्री इफेक्ट को शो करती हैं। इसमें भी 3 एग्जाम्पल है। इसमें आप रटने का तरीका देखेंगे, ETC एक चैनल भी है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ई का मतलब होता है एरेथ्रोमाइसिन। दूसरा है आपका टेट्रासाइक्लिन, और तीसरा है आपका क्लोरमफेनिकॉल। इस प्रकार से हमने आपको एंटीबायोटिक्स में दोनों तरीके का बैक्टीरियोसाइडल यानी कि कीलिंग इफेक्ट और दूसरा है बैक्टीरियोस्टैटिक्स यानी कि इनविट्री इफेक्ट के बारे में बता दिए। इसमें 3 एग्जाम्पल है, पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स और ओफ्लॉक्सासिन। और इसमें भी 3 एग्जाम्पल है, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल। इस प्रकार से हमने एंटीबायोटिक्स को आपने में जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बता दिया। अब हम आपको बताएंगे कि एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है। तो एंटीबायोटिक्स को आप स्पेक्ट्रम के बेसिस पे देखेंगे तो 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो कि बड़े मार्जिन में या बड़े क्षेत्र मतलब चीज़ों में यूज किया जाता है, और दूसरा है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। उसमें एक एग्जाम्पल आता है पेनिसिलिन जी। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आप देखेंगे कि आखिर किस बेसिस पे इन्हें हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को मतलब किस बेसिस पे इसमें एग्जाम्पल को हम देखते हैं। तो इसमें देखेंगे आप लोग कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है ये किलिंग या रिटार्डेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोकती है, या तो आपका वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हो। इन सब बैक्टीरिया के ग्रोथ को किल करती है या तो उसके ग्रोथ को रिटार्ड करती है। इसमें आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो एम्फिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन देखेंगे। ये एम्फिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन आखिर बनाई कैसी गई, तो एम्फिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन जो है ये आपका पेनिसिलिन में सिंथेटिक मॉडिफिकेशन जो हमारे साइंटिस्ट के द्वारा पेनिसिलिन जो बनाया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, वो हमारे किसी दूसरे साइंटिस्ट ने पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक्स है उसमें कुछ सिंथेटिक मॉडिफिकेशन या कुछ चेंजेस करके इन्होंने एमॉक्सिसिलिन और ओफ्लॉक्सासिन नामक एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की थी। इसमें दूसरा जो एग्जाम्पल है ओफ्लॉक्सासिन, तो ये ओफ्लॉक्सासिन जो है वो 1947 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। ये जो है कुछ डेडली
डिजीज़ हैं उनमें इसका यूज किया जाता है, जैसे कि आपका एक्यूट फीवर हो गया या यूरिनरी ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो गया। इस तरह से जो बीमारियां होती है उनमें हम क्लोरमफेनिकोल का यूज करते हैं। और लास्ट में वैनकोमाइसिन और ओफ्लॉक्सासिन, तो इनका यूज हम डिफरेंट टाइप के जो कैंसरस सेल होते हैं उनको रिमूव करने में किया जाता है। और हमने आपको पेनिसिलिन जी के बारे में शुरुआत में ही बताया था कि जो पेनिसिलिन जी होती है वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का पार्ट है। पेनिसिलिन जी का जो यूज होता है वो ज़्यादातर कुछ पेशेंट होते हैं उनको जांच करने में हम पेनिसिलिन जी का यूज किया जाता है, जैसे कि सेंसिटिविटी मानी या एलर्जी के जांच में पेनिसिलिन जी का यूज करते हैं। और एक सिंपल नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आती है उसका ज़्यादा यूज नहीं होता है, वो सिंगल ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से हमने आपको एंटीबायोटिक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। आइए हम उसे समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो पहला हम देखेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है ये किल या रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रोब्स एज ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव नामक बैक्टीरिया को मारने के लिए हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल में देखेंगे, पहला एग्जाम्पल तो एम्फीसिलिन, एम्पीसिलिन और ओफ्लॉक्सासिन आएंगे। अब हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे एम्पीसिलिन और दूसरा है एमॉक्सिसिलिन। ये कई बार आपके नीट एग्जाम में पूछ चुका है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं। तो एम्पीसिलिन और एमॉक्सिसिलिन जो है ये आपका सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन में कुछ मॉडिफिकेशन करके, मतलब कुछ चेंजेज करके इनको तैयार किया गया है, एम्पीसिलिन और एमॉक्सिसिलिन का। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है क्लोरमफेनिकोल। ये जो क्लोरमफेनिकोल है इसका इंट्रोडक्शन जो हुआ था, इंट्रोडक्शन 1947 में हुआ था। इसका इंट्रोडक्शन जो हुआ था 1947 में फॉर द टाइफाइड, acute fever, diphtheria, urinary infection, में ज़्यादातर यूज होता है क्लोरमफेनिकोल का, क्योंकि ये जो क्लोरमफेनिकोल जो दवा है या एंटीबायोटिक्स है ये बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाती है। टू very fast absorption in
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये जो हमारी गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक और इंटेस्टाइन यानी कि इंटेस्टाइन छोटी हाथ या बड़ी हाथ, ये स्टमक से लेकर इंटेस्टाइन की जो ट्रैक्ट होती है उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। उसमें ये बहुत तेज़ी से एब्जॉर्प्शन इसका होता है, इसलिए हम इसका यूज हम टाइफाइड, एक्यूट फीवर, डिफ्थेरिया, ये किसी भी प्रकार की यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है उसमें हम क्लोरामफेनिकोल का यूज करते हैं। और तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो है ओफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन इसका, या वैनकोमाइसिन, दो इसमें एग्जाम्पल आएंगे। टोटल इसमें एग्जाम्पल आपका हो गया 5, एम्फिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, ओफ्लॉक्सासिन और वैनकोमाइसिन। ये टोटल आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में 5 एग्जाम्पल हो गए। इनका ज़्यादातर यूज हम डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन ऑफ कैंसरस सेल्स को रिमूव करने में किया जाता है, अब हम देखेंगे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के बारे में। आखिर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती है? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, तो इनका भी यूज हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारने में ही इसका भी यूज होता है। इसमें स्पेशली एक ही एग्जाम्पल है पेनिसिलिन जी। ये जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का जो एग्जाम्पल है पेनिसिलिन जी, ये 2019 नीट में पूछा था, इसको आप स्पेशली ध्यान देंगे। इसका जो यूज होता है वो टेस्ट के लिए किया जाता है, टेस्ट फॉर सेंसिटिविटी लाइक, जैसे कि इसका जो पेनिसिलिन जी होती है वो टेस्ट फॉर सिंथेटिक सेंसिटिविटी में इसका ज़्यादातर जांच होता है, लाइक एलर्जी। ये जो एलर्जी होती है उसके जांच में हम पेनिसिलिन जी का यूज करते हैं। इस प्रकार से हमने आपको एंटीबायोटिक्स को कंप्लीट कर दिया। जैसे हमने आपको एंटीबायोटिक्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बता दिया और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बता दिया कि उन एंटीबायोटिक्स को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है। अब हम लोग देखेंगे एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या डिफरेंसेस होता है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर एंटीसेप्टिक होती क्या है और आपका डिसइंफेक्टेंट क्या होता है। अब हम आपको बताएंगे कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट क्या होती है। तो एंटीसेप्टिक भी एक प्रकार की केमिकल्स ही होती है जिसका हम यूज किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोकने के लिए या उसे मारने के लिए यूज में लाया जाता है। एंटीसेप्टिक में आपने एंटीसेप्टिक पाउडर या कोई क्रीम या मेडिसिन्स भी आती हैं जिसमें हमने लिखा है कि दीज आर केमिकल्स विच आइदर, या तो वो किलिंग इफेक्ट को शो करेंगे या तो वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉजिंग होगी उसके ग्रोथ को प्रिवेंट यानी कि रोक देगा। दूसरा पॉइंट है कि ये लिविंग टिश्यू पे अप्लाइड होता है, जैसे कि कोई घाव हो गया या कहीं आपका कट गया, दूसरा किसी भी छाला पड़ गया, अल्सर हो गया या कोई डिजीज कॉजिंग सरफेस लाइक कोई दाद या दिनाई आपका हो गया, उसमें हम एंटीसेप्टिक क्रीम या पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो एंटीसेप्टिक क्रीम होती है या एंटीसेप्टिक जो भी होती है इसे हम इंजेस्ट नहीं करते हैं, यानी कि हम उसे खाते नहीं हैं लाइक द एंटीबायोटिक। जैसे कि हम एंटीबायोटिक्स को हम यूज में लेते हैं खाने में, वैसे हम एंटीसेप्टिक को हम इंजेस्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये जो एंटीसेप्टिक होती है वो आपका इंजेस्टेड नहीं होती है, वो केवल लगाने में ही यूज किया जाता है। इसमें आप एग्जाम्पल देखेंगे तो फ्यूरासिन या सोफ्रामाइसिन आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे डेटॉल के बारे में। डेटॉल, ये जो डेटॉल होती है 2 केमिकल कंपोजर से मिलकर बनी होती है।
क्लोरोजाइलिनॉल प्लस अल्फा टर्पिनॉल। ये जो क्लोरोजाइलिनॉल कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि डेटॉल का मिक्सचर क्या होता है, तो क्लोरोजाइलिनॉल या अल्फा टर्पिनॉल। तो ये क्लोरोजाइलिनॉल जो होती है ये कोई बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर होता है। इसके पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप होता है, दूसरे पैरा पोजीशन पे Cl ग्रुप होता है। एक तरफ CH3 लगी रहती है और दूसरे तरफ भी CH3 लगी रहती है। दिस इज द क्लोरोजाइलिनॉल प्लस ये जो अल्फा टर्पिनॉल होता है ये कोई साइक्लोहेक्सिन कंपाउंड होती है। इसके एक तरफ OH लगा रहता है और इसके जो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक पे Cl लगा रहता है, दोनों तरफ CH3 लगा रहता है। दिस इज द अल्फा टर्पिनॉल। ये आपका हो गया एंटीसेप्टिक में कुछ एग्जाम्पल। दूसरा हम लोग अब हम एंटीसेप्टिक में कुछ एग्जाम्पल देख रहे थे जिसमें हमने आपको फ्यूरासिन और सोफ्रामाइसिन के बारे में बता दिया, डेटॉल के बारे में बता दिया कि डेटॉल 2 चीज़ से मिलकर बनी होती है। पहला है क्लोरोजाइलिनॉल प्लस अल्फा टर्पिनॉल। हमने स्ट्रक्चर्स को भी दिखा दिया बना के। अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल बीथेनॉल। ये जो बीथेनॉल एंटीसेप्टिक सोप बनाने में यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक सोप, साबुन बनाने में यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक सोप बनाने में यूज करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, आप बेंजीन बना लेंगे और इस बेंजीन को सल्फर से जोड़ देंगे। 2 बेंजीन दोनों को सल्फर से जोड़ देंगे। आर्थो पोजीशन पे OH लगा देंगे और इनके इस सल्फर के कॉन्टेस्ट में पैरा पोजीशन पे Cl लगा देंगे दोनों तरफ। दिस इज द बीथेनॉल। अब हम देखेंगे आयोडीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज अ वेरी पावरफुल एंटीसेप्टिक। दिस इज वेरी पावरफुल एंटीसेप्टिक। इस आयोडीन के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, हर बार नीट में पूछता है, टिंक्ट्योर ऑफ आयोडीन क्या होता है। टिंक्ट्योर ऑफ आयोडीन क्या होता है। ये क्या होता है, आयोडीन 2 से 3% ऑफ अल्कोहल प्लस वाटर मिक्सर। ये 2 से 3% अल्कोहल वाटर मिक्सर को हम बोलते हैं टिंक्ट्योर ऑफ आयोडीन। ये कई बार नीट के एग्जाम में आपका पूछ चुका है। आयोडीन जो होती है वेरी पावरफुल एंटीसेप्टिक होती है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जो होती है वीक एंटीसेप्टिक फॉर आई। ये बोरिक एसिड जो होती है वीक एंटीसेप्टिक फॉर द आई के लिए वीक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा था, ये नीट 2019 में भी पूछा था। उसने क्या किया था, वीक के जगह पे स्ट्रॉन्ग कर दिया था और पूछा था इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो हम बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग ना होकर वीक एंटीसेप्टिक फॉर द आई। अब हम लोग देखेंगे कि डिसइंफेक्टेंट क्या होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिसइंफेक्टेंट क्या होती है। तो डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है, बिकॉज ये जो डिसइंफेक्टेंट होती है और एंटीसेप्टिक होती है इनमें बस कॉन्सेंट्रेशन का ही अंतर होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि डिसइंफेक्टेंट क्या होती है। तो डिसइंफेक्टेंट हमारे लिविंग टिश्यू के लिए ये हार्मफुल होता है।
ये जो अप्लाइड होती है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि किसी भी निर्जीव वस्तु के ऊपर हम इस डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं। जैसे कि पहला हो गया, किसी फ्लोर की सफाई करने में हम डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करते हैं, या किसी इंस्ट्रूमेंट कोई यंत्र हो गया उसकी सफाई में हम डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करते हैं, या ड्रेनेज सिस्टम यानी नाली ओली को साफ़ करने में हम डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं। बस इसमें जो अगला पॉइंट होगा डिसइंफेक्टेंट में, द some chemical act as both एंटीसेप्टिक, कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करते हैं बाय थ्रू वेरिंग इट्स concentration। कुछ ऐसे भी केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं, अगर हम उसका कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दें तो वो कभी एंटीसेप्टिक का काम करेंगी तो कभी डिसइंफेक्टेंट का काम करेंगी। जैसे कि एग्जांपल में आप देखेंगे 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, अगर आपने 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल का लिया है तो ये एक्ट एज एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा। अगर इसी 0.2% की जगह पे अगर आपने 1% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल ले लिया तो ये आपका डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करेगा। डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करेगा। इन्फेक्टेंट में दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें देखेंगे अ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 एंड 0.2 से 0.4 ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन ऑफ क्लोरीन एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट। इस प्रकार से हमने आपको एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में हमने डिफरेंसेस को क्लियर कर दिया। हमने आपको एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स आखिर होती क्या है उसको हमने आपको क्लियर कर दिया। आप एक काम करेंगे, इस एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट और एंटीबायोटिक्स पे जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके बुक में, जो भी आपके पास बुक होगी उसको सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसको समझा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।